चलिए बेटा शुरू करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। देखिए मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट? इट्स अ चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। आउटपुट की एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने से जो भी टोटल कॉस्ट के अंदर चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। उसी से रिलेटेड कुछ एक्सटेंडेड बातें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम डेवलप करते हैं। देखिए सेल, अगर सेल में से सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सपोज सेल प्राइस है 100, वेरिएबल कॉस्ट है 70, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया आपका कितना? 30। अब सपोज ऑर्गेनाइजेशन ने टोटल 10,000 यूनिट्स सेल करी है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल्स टू टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और टोटल कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो उसको बोला जाता है प्रॉफिट्स। देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजी है मार्जिनल कॉस्टिंग की और कुछ भी नहीं। आपको क्या ध्यान रखना है? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है? जो भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जितनी आपने यूनिट्स बेची, और उसमें से जब आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट्स। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। XYZ लिमिटेड ने सपोज 20,000 यूनिट्स बेचे 30 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है उनकी 18 रुपीज़ और फिक्स कॉस्ट है 60,000। तो आप एक बात बताओ, सबसे पहले सेल्स प्राइस कितना है? 30, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 18, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 12 रुपीज़। यस और नो? अब अगर मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है तो कैन आई राइट 12 रुपीज़ पर यूनिट है, 20,000 यूनिट्स बेचे हैं तो कितना आ गया? 2,40,000 रुपये। हाँ या ना? नाउ द फिक्स्ड कॉस्ट इज रुपीज़ हाउ मच? 60,000। तो इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपके प्रॉफिट्स आ गए कितने? 1,80,000 रुपीज़। ये आ गए आपके प्रॉफिट्स। ठीक है, श्योर? फटाफट एक बार आप यहाँ तक नोट डाउन करिए फास्ट। अब नेक्स्ट है बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि हम कितनी यूनिट्स बेचें सो दैट हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। प्रॉफिट्स हमारे नील हों, कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कितनी सेल करें सो दैट एटलीस्ट हमारी सारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए, हमें प्रॉफिट से मतलब नहीं है। सो हाउ मच यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड सो दैट फिक्स्ड कॉस्ट इज कवर्ड एंड प्रॉफिट्स आर नील। प्रॉफिट जो है वो क्या है? आपके 0 है। इन द शॉर्ट अगर आप इक्वेशन फॉर्म में देखें तो टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है आपका। अब ये प्रॉफिट अगर 0 हो रखने ब्रेक इवन पॉइंट पे, ये प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? 0। तो कैन आई राइट दैट टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट विच आर इक्वलेंट टू 0। इन शॉर्ट एट ब्रेक इवन पॉइंट कैन आई राइट कि अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट उधर चला गया तो टोटल कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल आएगा? फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल आएगा। हाँ या ना? तो एक आपने बेसिक प्रिंसिपल सीखा कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होता है? फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होता है। देखिए सबसे पहले आपको डेरिवेशन सारी की सारी समझनी है, उसके बाद मैं एक समरी भी बनवा दूंगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नोट करिए इसे फटाफट। चलिए अब देखिए लास्ट एग्जांपल से समझते हैं। अगर लास्ट एग्जांपल में हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, हमने देखा ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होगा? फिक्स्ड कॉस्ट के। अब फिक्स्ड कॉस्ट लास्ट एग्जांपल में आपकी कितनी थी? 60,000 रुपीज़। मतलब जो हमें टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए वो कितना चाहिए? 60,000। और जो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था लास्ट एग्जांपल में वो कितना था? 12 रुपये था। आप देखिए हमने निकाला था इसे। यस और नो? 12 रुपीज़। तो नाउ अगर मुझे 60,000 रुपये की फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है, मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन मुझे 60,000 चाहिए और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 12 है, एक यूनिट से 12 रुपये मिलते हैं और मुझे चाहिए कितने? 60,000 रुपये। तो एज सच हमें टोटल कितनी यूनिट सोल्ड आउट करनी पड़ेंगी? 60,000 डिवाइडेड बाई 12, दिस कम्स आउट टू बी 5,000 यूनिट्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अटेन ब्रेक इवन सो दैट मेरी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाए, दैट इज 5,000 यूनिट्स। समझ में आ गई बात? श्योर? पक्का? उसी तरीके से हमने इसे निकाला है, फटाफट नोट करिए फास्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। देखिए नाम इसका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, लेकिन इसमें कोई प्रॉफिट की बात नहीं होती। ये निकलती कैसे है, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा।
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100 या टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100। देखिए बहुत बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि सर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्यों है, हम तो कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, जबकि प्रॉफिट तो आता है यहाँ पर हमने देखा कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने के बाद। अब देखिए इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और फिलहाल तो मेरे पास, मैंने अपनी पूरी R&D कर ली, मुझे तो ऐसा लगता है कोई मिसमैच इन्होंने गलती से नाम रख दिया। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कायदे से कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम रेशियो नाम रखना चाहिए था। बाकी किसी को कोई जेन्युइन रीजनिंग कभी मिलती है तो मुझे भी बताइएगा। मेरी रिसर्च तो एंड हो चुकी है, मेरा तो कंक्लूजन यही निकला कि इन्होंने इसका गलती से नाम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो रख दिया और शायद इसीलिए इन्होंने बाद में से PV रेशियो बोलना शुरू किया ताकि बच्चों को एहसास ही ना हो। अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल में जो हमने किया कंट्रीब्यूशन था 12 रुपीज़ पर यूनिट। अब देखिए चेक करिए फटाफट, सेल्स प्राइस था कितना 30, तो 12 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया आपका 40%। ठीक है, इसके बाद आप इसे टोटल वाले तरीके से निकाल लीजिए। बेशक हमने यहाँ पर कितनी यूनिट्स रखी थी 20,000 यूनिट्स, यस और नो। तो अगर आप टोटल कंट्रीब्यूशन देखें तो वो आता है 20,000 इंटू 12, दिस कम्स आउट टू बी 2,40,000। ये आ गया आपका टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और यहां पर आपका सेल्स अगर आप निकालें तो वो आती है 20,000 मल्टीप्लाई बाय 30, दैट इज ₹6 लाख। दिस इज टोटल सेल्स। ठीक है, तो अगर आप वही चीज़ यहाँ रखते हैं, देखिए 2,40,000 6 लाख, तो भी आंसर आपका सेम आता है। तो या तो आप पर यूनिट बेसिस पे ले लीजिए या टोटल बेसिस पे ले लीजिए, अगर दोनों तरफ टोटल लीजिए या दोनों तरफ पर यूनिट लीजिए। ठीक है, आंसर विल रिमेन सेम। नाउ आपने PV रेशियो तो निकालना सीख लिया, सेम वे आप वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकाल सकते हैं। नाउ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस पर यूनिट इंटू 100 या टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में टोटल सेल्स इंटू 100। जैसे कि आप देखिए लास्ट एग्जांपल में आपकी वेरिएबल कॉस्ट 18 थी, सेल्स प्राइस 30 था, तो ये आ गया 60%, या आप टोटल बेसिस पे भी देखेंगे तो 60% ही आएगा। मेन एक फंडामेंटल रिलेशनशिप होता है PV रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो में, दैट इज PV रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल्स टू 100। और ये आगे हम न्यूमेरिकल करते हुए बहुत जगह यूज भी करेंगे। ये मेरे को बेसिकली आपको ये रिलेशनशिप ड्राइव करवाना था, दैट PV रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल्स टू 100 एंड व्हाट इज PV रेशियो वो हमने देख लिया। समझ में आई बात? श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने ब्रेक इवन पॉइंट ऑलरेडी निकालना सीख लिया और वो आपने यूनिट्स के टर्म्स में निकालना सीखा था। अब अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है वैल्यू की टर्म्स में, या ब्रेक वैल्यू की टर्म्स में मतलब आपको ब्रेक इवन सेल्स निकालनी। ब्रेक इवन सेल्स का मतलब क्या है कि उतनी सेल्स हो जाए तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। मैं लिख देता हूं, देखिए एट दिस अमाउंट ऑफ सेल फर्म इज एबल टू रिकवर ऑल फिक्स्ड कॉस्ट। इसका सीधा एक फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में PV रेशियो। नहीं विश्वास आता? आप देखिए लास्ट एग्जांपल में आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी 60,000 थी, और अभी आपने उसमें निकाला PV रेशियो कितनी आई 40%। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सेल्स कितनी आ रही है 1,50,000 रुपीज़ की। वेट, आपने उसमें ब्रेक इवन पॉइंट निकाला था, आपने कहा था 5,000 यूनिट्स अगर बिक जाएं तो ब्रेक इवन आ जाएगा, और एक यूनिट का जो सेल्स प्राइस है वो कितना है 30 रुपीज़ पर यूनिट। तो अगर हम 5,000 यूनिट्स को 30 रुपये से मल्टीप्लाई करें तो आप देखिए कि ब्रेक इवन सेल्स आती कितनी है आपकी 1.5 लाख रुपए की आती है। आप देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों जो है वो सेम है। तो ब्रेक इवन सेल निकालने का हमने देखा एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में PV रेशियो। इससे हम सीधे अपनी ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकते हैं, और ऑल्टरनेटिव वे आउट हमने देखा कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लें या तो, और उसे फिक्स कॉस्ट से डिवाइड करके फिर यूनिट्स निकाल लें। ठीक है, तो दोनों ही तरीके हमने अभी तक देख लिए।
आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक आप एक बार सारा का सारा रिवाइज कर लीजिए ताकि आपके मन में किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना रहे। फटाफट यहाँ तक एक एक चीज़ आपके दिमाग में, सारे जो भी मैंने डेरिवेशंस वगैरह करवाई हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बताए आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए अब नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं बच्चों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है सेल्स अबव द ब्रेक इवन सेल्स। जो भी टोटल सेल्स है अगर उसमें से हम ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दें तो जो सेल्स बचेगी दैट विल बी कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लाइक इन द लास्ट एग्जाम्पल वी हैव द टोटल सेल्स ऑफ ₹6 लाख, यस और नो? ये आपने टोटल सेल्स निकाला था और हमने इसमें देखा कि हमारी ब्रेक इवन सेल्स आई थी कितनी, 1,50,000। ये थी हमारी क्या, ब्रेक इवन सेल्स, हाँ या ना? तो अगर आप टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स अपनी माइनस कर देते हैं तो जो आपकी सेल्स बचती है दैट इज कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। समझ में आई बात? श्योर। इसको निकालने का एक और तरीका होता है, बहुत सिंपल, प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आप देखो हमारे प्रॉफिट्स कितने आए थे वहां, 1,80,000, यस और नो? तो ये जो आपके प्रॉफिट्स आए हैं इसको आप पीवी रेशो से, पीवी रेशो हमारी कितनी आई थी 40%, अभी देखिए यहाँ पे हमने निकाली थी। तो अगर आप प्रॉफिट्स को पीवी रेशो से डिवाइड कर दें तो भी आप देखेंगे आपका आंसर जो है वो एब्सोल्युटली सेम आएगा। हमें करने दोनों ही फॉर्मूले, पता नहीं एग्जाम में कहाँ पर कौन सा लगे, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल, दिस इज द कॉन्सेप्ट, और देयर इज अ अल्टरनेटिव वे आउट टू फाइंड आउट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट इज द प्रॉफिट्स अपॉन में पीवी रेशो। इसको मैं अगर थोड़ा सा और इलैबोरेट करूं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स हमने कैसे निकाला बेटा, प्रॉफिट्स अपॉन में पीवी रेशो। तो अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को इनटू कर दूं पीवी रेशो से तो आपके क्या आ जाएंगे, प्रॉफिट्स आ जाएंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इनटू पीवी रेशो, ये इसको हम टेक्निकली क्या बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन एट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज इक्वल्स टू प्रॉफिट्स। भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को अगर पीवी रेशो से इनटू कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हो एमओएस सेल पे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल पे, हाँ या ना? अरे भाई देखो ये आपने सीखा, हाँ या ना? अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एमओएस इनटू पीवी रेशो इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आया। मतलब पीवी रेशो क्या होती है, कंट्रीब्यूशन बताती है। तो कंट्रीब्यूशन को अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल से इनटू कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन एट एमओएस सेल्स इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रॉफिट। यही मैंने यहाँ लिखा है, कंट्रीब्यूशन एट एमओएस सेल इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल आया 450, आप इसको पीवी रेशो से इनटू करके देखिए एक बार, ये समझ में आया कंट्रीब्यूशन एट एमओएस सेल क्या है, एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इनटू पीवी रेशो, ठीक है? तो आप करके देखिए 40% पीवी रेशो थी, आपके प्रॉफिट्स 180 आ रहे हैं और आप चेक करेंगे यहाँ पे आपके प्रॉफिट्स कितने आ रहे थे, 180 आ रहे थे। समझ में आया? तो बहुत चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, ये समझ में आया? एक समरी मैंने आपके लिए पूरी तैयार कर दी है और आपको क्वेश्चन करते हुए समरी ही ध्यान रखनी है। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड। ब्रेक इवन पॉइंट पे जितना कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है वो फिक्स कॉस्ट के इक्वल होता है। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दो। पीवी रेशो कैसे निकलेगी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल्स पर यूनिट, या टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100। ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलेगी, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशो। समझ में आई बात? ये हमने सीखा था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स या प्रॉफिट्स अपॉन पीवी रेशो। आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन एट एमओएस सेल्स, दैट इज जो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे सेल्स है उसको आप पीवी रेशो से इनटू करते हैं तो आपके पास क्या आ जाते हैं, प्रॉफिट्स। समझ में आई बात? एक वर्ड कई बार लिख देता है कैश ब्रेक इवन पॉइंट, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कैश ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट कैश में इनकर होगी उसको आप पीवी रेशो से डिवाइड करें। वैसे आप ब्रेक इवन पॉइंट क्या लेते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, बट अगर कैश है तो फिर आप कैश वाली फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे, इग्नोर कर देंगे नॉन कैश कॉस्ट, नॉन कैश फिक्स्ड कॉस्ट लाइक डेप्रिसिएशन जो है वो इग्नोर हो जाएगा। खैर मेन तो आपके ये 6 फॉर्मूले हैं जो आपको दिमाग में रखने।
फटाफट यहाँ तक सारा A to Z दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन करते हुए अगर आपको चीज़ें याद नहीं आई तो फिर सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। फटाफट ये समरी जो है एकदम दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने डराइव करके आपको दिखा दिया है, सब कुछ प्रूफ दे दिए हैं। अब इसको आप अच्छे से पहले दिमाग में बैठाइए, फिर हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। चलिए ये देखिए, MNP Limited sold 2,75,000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट दिस प्राइस। सेल्स प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है 17.5। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लेंगे हम लोग। कैसे? सेल्स प्राइस है 37.5 और वेरिएबल कॉस्ट है 17.5, सो दिस कम्स आउट टू बी 20। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का बाइफर्केशन गिवन है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट आर इनकर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर 35 लाख। देयर इज नो बिगनिंग एंडिंग। एस्टिमेट ब्रेक इवन सेल्स। लेवल क्वांटिटी निकालनी है आपको। ठीक है, तो बहुत सिंपल है क्वांटिटी निकालने के लिए, तो फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दीजिए सीधा। फिर उसने बोला कैश ब्रेक इवन सेल्स। तो देखिए जो उसने फिक्स्ड कॉस्ट आपको दी है उसमें बोला इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 15 लाख। और डेप्रिसिएशन जो होता है बेटा वो क्या होता है, एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो मैंने आपको बताया था कैश ब्रेक इवन बोले तो कुछ नहीं करना, आपको कैश फिक्स्ड कॉस्ट लेनी है। तो यहाँ पे आप कितना लेंगे, 35 लाख टोटल है, उसमें से 15 लाख जो नॉन कैश एक्सपेंस है वो माइनस कर दीजिए, 20 लाख। नीचे सेम रहेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो दिस कम्स आउट टू बी 1 लाख यूनिट्स। समझ में आया? आइए बच्चों ग्राफ्स समझते हैं, बहुत ही सिंपल। हमें मेन तो एंगल ऑफ इंसिडेंस समझना है, उसके लिए कुछ बेसिक ग्राफ हमें समझने पड़ेंगे। देखिए वाई एक्सिस पे मैंने सेल्स लिया है, यहाँ आउटपुट लिया है। अब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है सेल्स बढ़ती चली जाती हैं। तो जो सेल्स का कर्व है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, क्योंकि सेल्स प्राइस पर यूनिट क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो हमारी सेल्स से कम होती है, हाँ या ना? तो अगर ये सेल्स लाइन है तो दिस विल बी योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सेल से कम होती है, इसलिए जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो इससे नीचे आ रहा है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स वाले डायग्राम याद करके कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका सेल्स प्राइस है वो पर यूनिट फिक्स्ड है। सपोज सेल्स प्राइस पर यूनिट है आपका 20 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है आपकी 15 रुपये। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 5 रुपये पर यूनिट, आया ना? तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोपोर्शनेटली वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी और सेल्स लाइन उससे ऊपर। और जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, दिस एरिया दैट यू आर एबल टू सी, देख पा रहे हैं आप? जी हाँ, ये जो पूरा का पूरा एरिया आपको दिख रहा है ये बेसिकली जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, कंट्रीब्यूशन। जो इनके बीच का डिफरेंस है ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करता है कंट्रीब्यूशन को। ये आप बना लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखिए ये आपने सेल्स लाइन बनाना सीख लिया, ये आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट लाइन बनाना सीख लिया। टोटल कॉस्ट जो होती है, टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है अपार्ट फ्रॉम टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यस और नो? तो जो टोटल कॉस्ट का कर्व है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के एकदम आप देखिए पैरेलल आएगा और उससे ऊपर आएगा। पैरेलल क्यों आएगा? क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, दैट डिफरेंस इज नथिंग बट द फिक्स्ड कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हर लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या रहती है, सेम। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इतना एरिया, ये क्या है, बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट है। और उसके बाद जो एकदम आप देखिए टोटल कॉस्ट जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के एकदम ठीक पैरेलल चल रहा है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हर लेवल पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। समझ में आया? अब बड़े ध्यान से देखिए, सेल्स और टोटल कॉस्ट आपस में एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। ये दिख रहा है आपको पॉइंट, हाँ या ना? तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहां ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, दिस इज ब्रेक इवन सेल्स। ये जो है आपकी ब्रेक इवन सेल्स आ गई, मतलब यहां इतनी सेल होने पे टोटल कॉस्ट आपकी कंप्लीट हो जाती है।
तो इसके बाद का जो भी एरिया है, ये वाला एरिया आपको जो दिख रहा है, बेसिकली ये एरिया रिप्रेजेंट करता है क्या, ये बेटा रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट्स को। किसको? प्रॉफिट्स को। मैं लिख देता हूं, दिस पर्टिकुलर एरिया रिप्रेजेंट प्रॉफिट्स। और ये वाला जो एरिया है जो सेल्स और टीवीसी के बीच में है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट रिप्रेजेंट्स कंट्रीब्यूशन, जो मैंने आपको यहां बताया था। लेकिन जो सेल्स और टोटल कॉस्ट का ब्रेक इवन के बाद का एरिया, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉफिट, क्योंकि ब्रेक इवन के बाद ही प्रॉफिट आने शुरू होते हैं। इसी को थोड़ा जूम करके देखिए, यहां पर ये सेल्स लाइन, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट दिख रहा है आपको। अब इसमें आप देखिए, ये जो है आपका सारा का सारा इलाका, ये टोटल कॉस्ट के ऊपर वाला दिख रहा है आपको। ये क्या है बोलो? हाँ, वेरी गुड। ये सारे के सारे जो हैं आपके प्रॉफिट्स, कंट्रीब्यूशन, ये सेल और टीवीसी के बीच का ये वाला एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉफिट। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? देखिए जरा, एंगल फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ द सेल्स एंड टोटल कॉस्ट लाइन, ये जो सेल्स की लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन है, इसके इंटरसेक्शन से जो ये एंगल बन रहा है एट ब्रेक इवन सेल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? दिस पर्टिकुलर एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जितना वाइडर होगा, ये जितना ब्रॉड होगा, उतना आपका रेट ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट्स जो है ब्रेक इवन के बाद, वो हाई है। आप देखिए यहां कितना छोटा सा बन रहा था, यहां देखिए कितना वाइड बन रहा है। तो वाइडर द एंगल, ग्रेटर इज द रेट ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट्स आफ्टर ब्रेक इवन सेल्स। समझ में आया आपको? श्योर। तो बेसिकली आपने सेल्स देखा, सेल्स और टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखा, फिर टोटल कॉस्ट प्रॉफिट देखा, और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस समझा। जितना वाइडर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना प्रॉफिट जनरेट करने का जो रेट है वो हाई होगा। ग्राफ में सिर्फ इतना ही समझना है जितना मैंने आपको बताया, और कुछ दिमाग नहीं लगाना बुक में क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। जितना मैंने आपको बताया, जस्ट दिस इज रेलिवेंट, नथिंग मोर देन दैट, इवन अ सिंगल वर्ड। समझ में आई बात? चलिए अब कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। कुछ भी नहीं है, जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे उसी के बेसिस पर है सब कुछ। अ कंपनी कैन मेक एनी वन ऑफ द थ्री प्रोडक्ट एक्स, वाई और जेड। कंपनी तीन में से कोई एक प्रोडक्ट बना सकती है, उसने क्लियर इंस्ट्रक्शन आपको ये दे दी है, ठीक है। इट कैन एक्सरसाइज इट्स ऑप्शन ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, बट उसे साल की शुरुआत में ये डिसीजन लेना है। एक्स में 10 रुपए का सेलिंग प्राइस है, वाई में 12 का है, जेड में भी 12 का है। वेरिएबल कॉस्ट तीनों की अलग अलग गिवन है। मार्केट डिमांड गिवन है, इसकी 3000 यूनिट्स, इसकी 2000, इसकी 1000। प्रोडक्शन कैपेसिटी है 2000। अब देखो, चाहे मार्केट डिमांड 3000 है, पर ये बना ही 2000 यूनिट सकते हैं, तो 3000 बेच कहाँ से पाएंगे? तो ये 2000 यूनिट्स मैक्सिमम बना पाएंगे। इसकी डिमांड 2000 है, बट बना 3000 सकते हैं, तो इसमें तो ये मैक्सिमम 2000 यूनिट्स के लिए काम कर पाएंगे। इसकी मार्केट डिमांड 1000 है, बट ये मैक्सिमम प्रोडक्शन कर कितना सकते हैं? 900 का कर सकते हैं, हाँ या ना? तो हमें सबसे पहले एक चीज समझनी है कि जो भी दोनों में से लोअर होगा वही कंपनी कर सकती है, क्योंकि अगर मार्केट डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, तो आप बना नहीं पाओगे, और प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है, मार्केट डिमांड कम है, तो आप बेच नहीं पाओगे। फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000। कंप्यूट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए बहुत सिंपल है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आएगा? 10 - 6 4 3 5, यस और नो? अब आप यूनिट्स कितनी बेच सकते हैं? लोअर ऑफ प्रोडक्शन और मार्केट डिमांड, तो मैंने पहले ही सर्कल कर दिया है 2000 2900, ठीक है। तो इससे अगर आप देखें तो टोटल पॉसिबल कंट्रीब्यूशन कितना है? 2000 × 4, दिस कम्स आउट टू बी 8000, हाँ या ना? 8000 का कंट्रीब्यूशन आ सकता है। यहाँ पर कितना आ सकता है? 6000, और यहाँ कितना आ सकता है? 4500। यही समझ में आया? सबसे पहले बताओ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? देखो ये इकोनॉमिक्स है। इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन बाय नॉट प्रोड्यूसिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट। मतलब सपोज आप एक्स की प्रोडक्शन करते हो, तो आप मैक्सिमम कौन सा कंट्रीब्यूशन लूज कर रहे हो? आप देखो, एक्स की आप प्रोडक्शन करते हो तो आप कितना कमा पाओगे? 8000 रुपये, हाँ या ना? ये कमा पाओगे। इसके बाद
जो अगर आप एक्स प्रोड्यूस करें, वाई और जेड में से हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन उसमें सर वाई में है, तो फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एक्स द वाई का जो कंट्रीब्यूशन है दिस विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। याद करो, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अगर आप एक्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते? वाई कर रहा होता, क्योंकि उसी में ज्यादा है। तो दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आप फॉरगॉन कर रहे हो। वाई की अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपको 6 मिल रहा है, बट अगर आप वाई नहीं कर रहे होते तो बट ऑब्वियसली आप किसकी प्रोडक्शन कर रहे होते? एक्स की कर रहे होते। तो वाई को प्रोड्यूस करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दैट इज 8000। आप जेड की प्रोडक्शन कर रहे हो, 4500 कमा रहे हो, क्योंकि आपको एक्स वाई जेड में से एक ही सिलेक्ट करना है। सपोज आप जेड करते हो, ऑब्वियसली कॉमन सेंस कहती है कि कोई भी जेड नहीं करेगा, बट सपोज आप जेड का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप किस चीज को भूल रहे हो? आपको एक्स का जो कंट्रीब्यूशन है, जो आपकी हार्दिक इच्छा होनी चाहिए थी, वो आप नहीं कर पाओगे। तो वो आपके लिए क्या है? एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। और सिंपल वर्ड्स में लिख दूं, देखो सिंपल वर्ड्स में लिख दिया, इससे सिंपल नहीं लिख सकता कि अगर एक्स की प्रोडक्शन की तो वाई और जेड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो अब वाई और जेड में जो भी आपको हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सेम वे बना लेना, वाई की प्रोडक्शन की तो एक्स और जेड प्रोड्यूस नहीं कर सकते अब, और एक्स और जेड में जो भी हायर कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहा है दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेम वे जेड की प्रोडक्शन की तो एक्स और वाई प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अब एक्स और वाई में जो भी हायर कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहा है दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। एग्जैक्टली सर होता क्या है ये एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग? देखिए बेटा, इसके अंदर हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी है। एक इनकम स्टेटमेंट हमें बनानी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से, और एक इनकम स्टेटमेंट हमें बनानी है मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से। सर ये इनकम स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड होगी, बजटेड होगी या एक्चुअल होगी? तो ये इनकम स्टेटमेंट आपकी एक्चुअल होगी, कोई बजटेड इनकम स्टेटमेंट नहीं होगी। कोई ये नहीं है कि आज आप अगले 3 महीने के बारे में कुछ सोच रहे हो और वो स्टेटमेंट तैयार कर रहे हो। ये जो स्टेटमेंट होगी ये बेसिकली एक्चुअल रिजल्ट्स के ऊपर होगी। एक्चुअल रिजल्ट्स आपको गिवन होंगे कि पर कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का पिछले 6 महीने का या 3 महीने का या 1 साल का आपको सारा डिटेल्स गिवन होगा, और उसके बेसिस पे आपको स्टेटमेंट तैयार करनी है। सर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा? हमें ये तो समझ में आ गया कि चलो एक इनकम स्टेटमेंट बनानी है एंड इट्स वेरी सिंपल, सेल्स है उसमें से सारी कॉस्ट है वो माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाता है। इनकम स्टेटमेंट तो यही होती है। तो देन व्हाट्स अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग? द फंडामेंटल डिफरेंस इज, जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो जो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं उसको हम रिकवर करेंगे यूनिट्स के बेसिस पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ओवरहेड्स के अंदर पढ़ा है कि सपोज ऑर्गेनाइजेशन के फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग हेड्स आते हैं 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए उसके एक्सपेक्टेड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक्सपेक्ट करती है कि वो यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी 1 लाख, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक रिकवरी रेट निकालते हैं। रिकवरी रेट कैसे निकलता है? 10 लाख बटा 10, 1 लाख यूनिट्स, तो पर यूनिट आ जाता है 10 रुपये, ₹10 पर यूनिट। दिस इज द रिकवरी रेट। हाँ या ना? शो। अब बड़े ध्यान से समझना। उसके बाद क्या होता है कि सपोज ऑर्गेनाइजेशन ने 80,000 यूनिट्स जो है वो एक्चुअल प्रोडक्शन किया, जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ वो 10,000 यूनिट्स का, 80,000 यूनिट्स का हुआ। तो उस केस के अंदर रिकवरी कितनी हो जाती है? 80,000, 10 रुपये यूनिट के हिसाब से हमारा कितना हो गया? 8 लाख रुपए। हाँ या ना? शो। अब सपोज हमारे जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो भी हमारे 10 लाख की है, ठीक है। तो हमने रिकवरी कितनी करी? 8 लाख। तो हम कहीं ना कहीं कम रिकवरी कर पाए, अंडर रिकवरी हुई हमारी कितनी की? 2 लाख रुपए की,
ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर होगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स जो होते हैं वो एक प्री डिसाइडेड रेट की हेल्प से ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस जो है वो हम रिकवर करते हैं। सर ये तो हम करते ही आ रहे हैं, तो इसमें नया क्या है? जी हाँ, जो आप करते आ रहे हैं अभी तक वही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। नया आपको इस मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सीखना है। सबसे पहले पढ़ लीजिए, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर रिकवर्ड यूजिंग प्री डिटरमाइंड रेट as it is considered as part of product costing। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, में जो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं वो हम पर यूनिट बेसिस पे रिकवर नहीं करते, रादर देन उसको एक पीरियड कॉस्ट माना जाता है, उसे टाइम पीरियड की कॉस्ट माना जाता है। सर आप क्या बोल रहे हो एग्जैक्टली, थोड़ा डिटेल में समझाओ, बड़े ध्यान से समझना। देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर क्या होगा, सपोज मेरे फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 10 लाख रुपए एक साल के, ठीक है, और मेरी वेरिएबल कॉस्ट आती है यूनिट बनाने की 8 रुपए, ठीक है, और मेरी कमोडिटी का जो सेल्स प्राइस है वो है 10 रुपए पर यूनिट। अब सपोज अगर 10 रुपए सेल्स प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपए है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 2 रुपए पर यूनिट, आया ना। अब सपोज हमने साल भर के अंदर 5 लाख यूनिट्स, या चलो मैं ज़्यादा चाहता हूँ 7 लाख यूनिट्स सेल करी, तो 2 रुपए के हिसाब से हमने कितने कमाए, 14 लाख, आया ना। और जो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी पूरे साल की वो कितनी है बेटा, 10 लाख रुपए, आया ना। तो हम कहेंगे कि 4 लाख रुपए हमारे क्या आ गए, प्रॉफिट्स। देखो इसमें हमने क्या किया, कोई रिकवरी रेट नहीं निकालते मार्जिनल कॉस्टिंग में। अभी तक आपने पूरा चैप्टर किया, हमने कहीं पे भी कोई रिकवरी रेट निकाला नहीं निकाला। हम देखते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स का जो डिफरेंस है दैट इज कंट्रीब्यूशन, दैट शुड बी सफिशिएंट इनफ टू कवर अप द फिक्स्ड कॉस्ट। हम वहां पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे उसके जो अभी तक हमने पढ़ा मटेरियल लेबर ओवरहेड के अंदर सब कुछ, वहां हमने देखा कि फिक्स्ड ओवरहेड जो हम उसकी एक रिकवरी करते हैं यूजिंग प्री डिटरमिन्ड रेट। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के केस में ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसे एक टाइम पीरियड की कॉस्ट माना जाता है, उसे पर यूनिट बेसिस पे प्रोपोर्शनेट नहीं किया जाता। जो भी पूरे साल का कंट्रीब्यूशन है और पूरा का पूरा उस कंट्रीब्यूशन में से जो भी पूरे साल के फिक्स्ड कॉस्ट है एज इट इज माइनस कर दी जाती है। पर यूनिट बेसिस पे रिकवर करना और फिर उसे प्रोडक्ट कॉस्टिंग का पार्ट बनाना कि हमारी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या आएगी, ये सब इसमें नहीं होता। मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकाल रहे हो, पर यूनिट कॉस्ट आप निकाल रहे हो, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जब आप निकाल रहे हो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर, तो उसके अंदर आप वेरिएबल कॉस्ट भी ले रहे हो और फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है, फिक्स्ड बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो है वो भी आप उसके अंदर लेते हो यूजिंग प्री डिटरमिन्ड रेट। ठीक है, जो प्री डिटरमिन्ड रेट होता है उसके हेल्प से, समझ में आई बात श्योर। लेकिन जो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ली जाती है। प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर कोई भी फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का प्री रिकवरी रेट लेके उसके अंदर ऐड ऑन नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर जो फिक्स्ड ओवरहेड है बेसिकली उसको क्या माना जाता है, पीरियड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर कंसिडर्ड एज पीरियड कॉस्ट, देयरफॉर नॉट एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट बेसिस, इसलिए उसे पर यूनिट बेसिस पर एब्जॉर्ब नहीं करते। नोट क्या करना है, आप ये वाला पार्ट नोट करिए, ये वाला पार्ट नोट करेंगे और यहाँ पर फिर साइड में लिख लेंगे कि पर यूनिट, ठीक है, जो पर यूनिट आपका एरो है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है उसमें वेरिएबल कॉस्ट होती है प्लस फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होता है जो कि निकलता है प्री डिटरमिन रेट से। ठीक है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है। बेटर क्लैरिटी के लिए अभी हम एक प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा आपको क्लियर होगा। पहले आप फटाफट यहाँ तक नोट करिए। चलिए, अब ये एक इनकम स्टेटमेंट है, इससे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, डायरेक्ट मटेरियल हमने लिया, पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए, डायरेक्ट मटेरियल हमने लिया, डायरेक्ट वेजेस, फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, चाहे वो वेरिएबल लगे चाहे फिक्स्ड। अब ये फिक्स्ड जो ओवरहेड्स लगे ये आपने लिए हैं यूजिंग प्री डिटरमिन्ड रिकवरी रेट।
बड़े आराम से और पेशेंस के साथ देखो इस वीडियो को, टाइम लगता है, थोड़ा सा टॉपिक है टेक्निकल। टेक्निकल किस सेंस के अंदर है कि दो चीज़ें एक साथ बनानी है, इसलिए दिमाग थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन भी तो फिर 10-12 नंबर का आता है इसके ऊपर, प्री डिटरमिन रिकवरी रेट से, ठीक है। और कैसे निकालते हो उसको आप, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन, ठीक है बेटा। इसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है, जिसमें आप ऐड करते हैं जो भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है, इसकी वैल्यू हमेशा आपको गिवन होती है, ठीक है। फिर आप उसमें से माइनस करते हैं क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब सर ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कैसे निकलेगा, तो देखो जितनी भी आपने यूनिट्स प्रोड्यूस्ड करी हैं उसमें से सबसे पहले आप माइनस कर देंगे बेटा यूनिट्स जितनी भी आपने सोल्ड करी, उसको आप क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। तो ये जो है आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक, और ये आया यूनिट्स की टर्म में, ठीक है। अब उसकी आपको यहाँ तो वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू कैसे निकलेगी कि जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई थी, ठीक है, ये आपने यहाँ देखी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपकी आई थी, इसको आप डिवाइड कर देंगे जितनी आपकी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं उससे, जितनी भी आपने यूनिट्स प्रोड्यूस करी हैं, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी आपकी क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स बची हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ आपकी 10 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई, ठीक है, और आपने जो है सपोज यूनिट्स प्रोड्यूस करी थी 1000, और जिसमें से 800 आपने बेच दी, तो क्लोजिंग स्टॉक बचा कितना बेटा, 200। तो यहाँ पर 10 लाख which was the cost of 1000 units, so what will be the cost of 200 units, so this will come down to be 2 lakh। तो ये जो है आपको इस तरीके से निकालना है। तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सब कॉस्ट शीट की तरह है यहाँ पे। अब देखिए प्लस अंडर रिकवरी माइनस ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, ये क्या है सर, कुछ भी नया नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना, आपको ऑलरेडी चीज़ें आती हैं, जस्ट मैं रिकनसाइल करवा रहा हूँ क्योंकि शायद ये चैप्टर हमने बहुत पहले पढ़ लिया है। आप एक काम करिए, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, और ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये आपकी हेल्प करेगा आगे, ठीक है। जितना भी मैंने साइड में लिखा है वो उसके साथ साथ नोट करिएगा, ये सारा आपको नोट डाउन करना है जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा है। पहले आप जो है यहाँ तक अपनी स्टेटमेंट बना लीजिए, फिर ये जो नीचे वाला पार्ट है उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले यहाँ तक नोट करिए फास्ट, बड़े ध्यान से देखिएगा। अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी वाला पार्ट, सपोज बजटेड प्रोडक्शन था, एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, 10,000, बजटेड ओवर रेट्स थे 50,000, तो हमारा बेटा रिकवरी रेट क्या होना था सर, रिकवरी रेट होना था 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000 कम्स आउट टू ₹5 पर यूनिट, यस और नो। अब जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ वो 8,000 यूनिट्स का हुआ, कितने यूनिट्स का, 8,000। तो अगर 8,000 यूनिट्स का आपका एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ तो एक तरह से आप 5 रुपए के हिसाब से कितनी रिकवरी कर पाए, 40,000 रुपये। दिस इज द केस 1, जो आपकी रिकवरी हुई वो हुई कितनी की, 40,000, ठीक है। जबकि आपके अगर आप देखो तो एक्चुअल ओवरहेड, एक्चुअल जो आए वो कितने आए बेटा, 54,000। मतलब कहीं ना कहीं आप जो है वो अभी अंडर रिकवरी कर पाए, कम रिकवरी हुई, और कितनी कम रिकवरी हुई हमारी, 14,000 रुपीज़ की। 14,000 रुपीज़ की जो कॉस्ट हमारी लगी तो सही, बट अभी वो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बन पाई है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने अभी रिकवरी करी है वो हमने करी होगी 8,000 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, दिस कम्स आउट टू बी बेटा 40,000। जबकि मेरी कॉस्ट लगी कितनी है सर, मेरी कॉस्ट तो लगी है 54,000, सो 14,000 आई एम नॉट एबल टू रिकवर। समझ में आ रहा है बेटा, पक्का श्योर। तो वो 14,000 की जो रिकवरी है जो हम नहीं कर पाए बट हमारी कॉस्ट हुई है, तो अंडर रिकवरी, इसीलिए मैंने देखो क्या लिखा है यहाँ पर प्लस, कि जो भी आपकी अंडर रिकवरी, एंड अंडर रिकवरी कब होगी, अंडर रिकवरी होगी जब आपके एक्चुअल ओवरहेड ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू रिकवरी। समझ में आई बात,
एंड इन वाइस वर्सा केस दैट विल बी कॉल्ड एज ओवर रिकवरी, मतलब हमने ज़्यादा रिकवर कर लिया, हमारी अभी उतनी कॉस्टिंग नहीं लगी है, तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस। जैसे केस 2 है, 12,000 है, तो 12,000 आप पहले इसे नोट करिए फटाफट, फिर मैं केस 2 करता हूँ। कर लिया नोट? अच्छा, गुड। चलो मैं केस 2 करूं। केस 2 12,000 यूनिट्स, तो रिकवरी कितनी हो गई बेटा, 60,000। तो ओवर रिकवरी हो गई कितनी, 6,000। रिकवरी ज़्यादा है, यहाँ आपने कितना किया, 12,000 इंटू 5, 60,000। ठीक है, ओवर रिकवरी कितने की, 6,000 की। अपने कॉस्टिंग का पार्ट ज़्यादा बना लिया है 60, जबकि होना कितना चाहिए था 54, तो इसलिए उसे हम माइनस करेंगे। समझ में आ गया? श्योर। फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड है, उसे ऐड कर देंगे, दिस विल बी द टोटल कॉस्ट। फिर सेल्स, और ये आ गए आपके प्रॉफिट। समझ में आई बात? तो मेन जो पार्ट था 1, 2 और ये 3, यही 3 पार्ट हैं जो स्टेटमेंट में आपको मेन समझने हैं, बाकी तो आपके लिए कुछ भी नया नहीं। ये भी आपने समवॉट किया ही हुआ है, ये भी किया हुआ है। मेन तो अंडर ओवर रिकवरी है जो मैंने आपको बता दी, और यहाँ अंडर ओवर रिकवरी इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक्चुअल स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट अ बजटेड स्टेटमेंट। समझ में आई बात? श्योर। चलिए फटाफट एक बार सारा नोट डाउन करिए फास्ट यहाँ तक, आगे बढ़े। मार्जिनल कॉस्टिंग देखिए बहुत सिंपल है, सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। फिक्स नहीं लेने, सिर्फ वेरिएबल। क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट को पर यूनिट बेसिस पर रिकवर नहीं किया जाता, उसको हम एक पीरियड कॉस्ट मानते हैं, टाइम पीरियड की कॉस्ट मानते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए ये आई यहाँ पर पहली बात, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, और यहाँ जो क्लोजिंग स्टॉक अब आपका निकलेगा वो कैसे निकलेगा बताओ? जो भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट आई है ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड की, उसमें उसको आप डिवाइड करेंगे यूनिट्स आपने जितनी प्रोड्यूस करी मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए इसके अंदर क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, तो इसके जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा उसमें भी होगी क्या, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होगी। यही बात मैंने आपको यहाँ समझाई थी कि देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब आपने लिया तो वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स्ड ओवरहेड भी है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो जब मैन्युफैक्चरिंग लिया हमने वेरिएबल फिक्स, तो जो क्लोजिंग स्टॉक लेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसमें दोनों होगा। बट क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ आप लेते ही यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट हो, तो इसका जो क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा उसमें सिर्फ क्या फैक्टर होगा, वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आया? यही बात मैं आपको उस समय समझाना चाह रहा था। तो ये कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर जो भी वेरिएबल एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है वो ऐड कर देंगे, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये आ गया आपका कंट्रीब्यूशन। फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, चाहे वो किसी भी तरीके की है, वेरिएबल है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग है, एडमिन है, सेलिंग है, हर तरह की फिक्स कॉस्ट जो है वो इसके अंदर आ जाएगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, चाहे वो सेलिंग से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी एडमिन से रिलेटेड है, वो सब इसमें आएगी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। समझ में आई बात? श्योर। तो एक बार आप ये सारा पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। 60% क्लैरिटी भी है, वैसे तो मुझे उम्मीद है 100 ही हुई होगी, बट फिर भी अगर आपको सिर्फ 60% क्लैरिटी भी है तो इट्स मोर देन सफिशिएंट, वाई सो क्वेश्चन करते ही 100% हो जाएगी। अभी सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, वैसे तो जितना मैंने समझाया इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, दिक्कत है तो थोड़ा सा जहाँ दिक्कत है वो एक बार दोबारा देख सकते हैं। चलिए आइए बच्चों क्वेश्चन करते हैं। मेगा कंपनी है जस्ट कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है मतलब किसी भी तरीके का कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। ठीक है, द यूनिट कॉस्ट ऑन अ नॉर्मल कॉस्टिंग बेसिस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, ये जो है आपको रिकवरी रेट गिवन है। ठीक है बेटा, इसके बाद सेलिंग एंड एडमिन में आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है। फिर यूनिट्स प्रोड्यूस 24,000, सोल्ड 21,500, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा दैट विल बी 24,000 माइनस 21,500 कम्स आउट टू बी हाउ मच, 2,500। बड़े ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इसको मैंने ऐसे प्रेजेंट किया है कि अगर आपने इस तरीके इस क्वेश्चन को कर लिया ना, फिर आप कभी एब्जॉर्प्शन मार्जिनल का क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। यूनिट सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड 72,000, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड जो थे
वो 48,000 लेस हैं देन दी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड कम है बजटेड से, ठीक है, मतलब आपने जो है वो ओवर रिकवरी कर ली, ठीक है, जो कि माइनस होती है। भाई एक्चुअल कम है ना, अभी पीछे बताया था, देखो एक बार। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड वाज 20,000 लेस देन द एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। अब देखो वेरिएबल ओवरहेड के लिए उसने बात लिखी है, किसके लिए लिखी है? वेरिएबल। फिक्स के लिए तो समझ में आती है। अब इसने देखो देखो बजटेड जो ओवरहेड हैं वो वॉज 20,000 लेस, मतलब एक्चुअल ओवरहेड ज़्यादा है आपके, यही बोलना चाह रहा है ना। देखो वेरिएबल के केस में अंडर ओवर रिकवरी सीधे एडजस्ट कर दी जाती है। अब कैसे की जाती है अभी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक्सपेक्टेड लेवल ये सब गिवन है, एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से आपको स्टेटमेंट्स बनानी है, ध्यान से देखिए। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, या आप इसको सीधे इनकम स्टेटमेंट लिखिए, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब देखिए रिलैक्स होके बस सुनो आप मेरी बात। अभी कितनी यूनिट्स हमने प्रोड्यूस की हैं? 24,000, आया ना? 24,000 यूनिट्स जो है वो हमने प्रोड्यूस करी हैं। किस रेट से पड़ी हैं? 16 के हिसाब से, ठीक है। तो 24,000 इंटू 16 कितना आ गया? 384। फिर डायरेक्ट वेजेस सेम वे कितना है यहाँ पे? 54, तो पर यूनिट है तो 54 इंटू 24,000 यूनिट्स आ जाएगा। सेम वे बेटा वेरिएबल ओवरहेड्स अगर आप देखें तो इट्स 12, तो दिस कम्स आउट टू बी 12 इंटू 24,000 यूनिट्स। अब उसने आपको बोला था बजटेड ओवरहेड कम आए, एक्चुअल ज़्यादा है। आपने जो है 12 रुपये यूनिट और 24,000 पे रिकवर किए वेरिएबल ओवरहेड्स इस तरीके से, लेकिन वो कह रहा है 20,000 रुपये ज़्यादा है। तो जो जितने भी ज़्यादा है आप उसे सीधे यहीं पर ऐड ऑन कर देंगे 20,000 रुपीज़। समझ में आई बात? शो नीचे, क्योंकि जो नीचे अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी है वो सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स के, वेरिएबल ओवरहेड्स में अगर आता है, ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है और किसी क्वेश्चन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं आपको करवा भी रहा हूँ। सीधे आप यहीं पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड्स आप देखिए कितना है? 18 रुपये यूनिट है ऑन 24,000 यूनिट्स, सो दिस कम्स आउट टू बी 4,32,000। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। ओपनिंग स्टॉक होगा नहीं, क्लोजिंग स्टॉक के लिए 2420 वाज द कॉस्ट ऑफ 24,000 यूनिट्स। तो जो 2500 यूनिट्स आपकी क्लोजिंग स्टॉक में बची उसका क्या होगा? 252083। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, 18 रुपये आपने 24,000 यूनिट्स पे रिकवर किए, बट उसने नीचे आपको क्या बोला? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स वाज 48,000 लेस देन द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। उसने बात आपको बोली कि एक्चुअल ओवरहेड कम आए, बजटेड ज़्यादा है। इसका मतलब आपने रिकवरी जो है वो ज़्यादा कर ली, इसका मतलब आपने क्या कर ली है? ओवर रिकवरी। तो हम उसे माइनस कर देंगे, तो माइनस ओवर रिकवरी, ये मैंने आपको समझा दिया था पहले कि ओवर रिकवरी माइनस क्यों होती है, बट ये सिर्फ फिक्स्ड की है। वेरिएबल में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि अंडर ओवर आ जाए, बट आ जाए तो आप सीधे वहीं एडजस्ट करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। ये आ गया आपका। फिर सेलिंग एंड एडमिन में वेरिएबल कितने हैं? 20 रुपये पर यूनिट, तो ऑब्वियसली तो जितना सेल हुआ है उस पर लगेगा। तो 21,500 यूनिट्स की सेल हुई है, तो 21,500 इंटू 20 430। फिक्स्ड का अमाउंट आपको गिवन ही है, वो एज इट इज ले लेंगे 7,60,000। इसमें अंडर ओवर रिकवरी नहीं होती सेलिंग में, वो मैन्युफैक्चरिंग में ही होती है। टोटल कॉस्ट 330,9917। अब सेल्स हुई हैं आपकी 21,500 यूनिट्स 168 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो ये आ गया 3612,000, तो आपके आ गए प्रॉफिट। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मेन पॉइंट ये है, और इसमें खामखा इन्होंने घुसा दिया, तो मैंने भी आपको बता दिया कि कुछ नहीं करना वेरिएबल में, तो सीधे ही आपको जो एक्चुअल कॉस्ट है वो यहाँ पर ले लेनी। समझ में? पहले आप इसे नोट डाउन करो, फिर हम आते हैं एब्जॉर्प्शन पे, सॉरी मार्जिनल पे। चलिए मार्जिनल कॉस्टिंग। अब देखिए डायरेक्ट मटेरियल वही रहेगा, डायरेक्ट वेजेस वही रहेगा, वेरिएबल ओवरहेड्स वही रहेंगे। जो यहाँ पर आपने अमाउंट्स लिए थे वो एज इट इज़ यहाँ पर मैंने कॉपी कर दी, ठीक है। अब जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी वो क्या थी? सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थी वेरिएबल 20 रुपीज़ पर यूनिट, जो यहाँ आपने 430 ली थी, तो ये 430 आपने ले लिया। वेरिएबल कॉस्ट आ गई सारी की सारी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 2418,000, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट पे निकलेगा दिस टाइम, तो 2418,000 डिवाइडेड बाय कितना यूनिट्स? 24,000 यूनिट्स इंटू 2500, सो दिस कम्स आउट टू बी 251875। तो ये आ गया वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
अब सेल्स हमारा कितना था वो हमने यहाँ निकाल ही लिया, 3612000, तो ये आ गया सेल्स आपका, ठीक है। तो इससे आ गया कंट्रीब्यूशन, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब आपको फिक्स्ड कॉस्ट देखनी है, तो 7,60,000 की तो आपको गिवन ही थी, यस और नो। और अगर आप देखें तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड ओवरहेड था, मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड ओवरहेड जो था, आपने यहाँ पर देखो 18 रुपये के हिसाब से 24,000 यूनिट्स पे अपनी रिकवरी करी थी 4,32,000 रुपये की, लेकिन उसने बताया कि 48,000 की ओवर रिकवरी हो गई। तो एक्चुअल जो अमाउंट आया दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 384। तो वो सीधे आपने यहाँ पर माइनस कर दिया 114। इसमें कोई ओवर रिकवरी अंडर रिकवरी नहीं होता, क्योंकि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसको हम पीरियड कॉस्ट मानते हैं और इस वजह से हम सीधे उसे एक्चुअल बेसिस पर लेते हैं। कोई इसमें अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी नहीं होती। समझ में आई बात? ये समझ में आया कैसे निकाला? 18 रुपये पर यूनिट, 24,000 यूनिट्स पे रिकवर किया, 432 की ये हमारी रिकवरी हुई थी, लेकिन क्योंकि उसने बोला था एक्चुअल 48,000 कम आए हैं तो वो हमने माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया, 384। क्लियर? वेट, यही गलती एग्जाम में हर बच्चा करके आता है गलती। क्या गलती सर? देखो अब ये जो यहां पर गलती हुई, ये ब्लेंडर एरर जिसको हम बोल सकते हैं, मैंने बड़ी मेहनत लगी मेरी, ये देखो असली इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग की वो ये थी। क्या कह रहे हो सर? जी हाँ, जरा समझना, आप जरा 2 मिनट ध्यान से। आप डायरेक्ट मटेरियल लो, डायरेक्ट वेजेस लो, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स लो, आपकी टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आई 1988। बच्चे क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट उनके दिमाग में इतना बैठ जाता है, जाके इतना बैठ जाता है कि वो यहां पर ले लेते हैं वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स। ये सबसे बड़ी गलती जो बच्चे एग्जाम में करके आते हैं। आप देखो, मेरे को ज़रूरत नहीं थी 2 जगह स्टेटमेंट बनाने की, बट बच्चे क्या गलती करके आते हैं और जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत होता है, वो बार बार कंफ्यूज होते हैं, वो ये पॉइंट है। ये वेरिएबल एंड सेलिंग एडमिन ओवरहेड इसमें नहीं लेने। आप देखो मैंने जो फॉर्मेट भी बनाया था, मैंने इसे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग लिस्ट, वेरिएबल एडमिन सेलिंग मैंने एंड में लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद। लेकिन होता क्या, एग्जाम में बच्चों को ये बात ध्यान नहीं रहती, क्वेश्चन इसके इतने प्रैक्टिस के लिए है नहीं। वो क्या करते हैं, सारी वेरिएबल कॉस्ट लाइन से लिख देते हैं, जो कि गलत है। सारी वेरिएबल कॉस्ट नहीं लेनी, आपको सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड ये 3 ली, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आया, इसके बेसिस पे आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। दैट इज 1988 वाज द कॉस्ट ऑफ 2,40,000 यूनिट्स, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2,500 यूनिट्स दिस। ये आपका आ गया। फिर इसमें वेरिएबल ऐड करना है, फिर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? कौन सी एरर आप करके आओगे? आप क्या करोगे, सारी वेरिएबल कॉस्ट ले लोगे और इसके बेसिस पे कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आपका गलत हो जाएगा। ये अगर आपने यहाँ पे गलती से वेरिएबल सेलिंग ले ली तो ये आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल दोगे एंड दिस विल गेट रॉन्ग और पूरा क्वेश्चन गलत। यहाँ आपको सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेनी तो है बट रिलेटेड टू प्रोडक्शन नॉट सेल्स। जो सेल्स की है वो आपको अलग से लेनी है जब आप ये सब निकाल लेंगे। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वेरिएबल। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, बाकी सब सेम रहे। अब इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा बेटा, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम अंडर एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। क्यों दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, क्यों दोनों में प्रॉफिट्स अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ हमारे, ये तो हमारा गलती है, नोट लेकिन जरूर करना, यहाँ हमारे ये प्रॉफिट्स आ रहे हैं और यहाँ पर हमारे ये प्रॉफिट्स आ रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है। और दूसरा, अंडर एंड ओवर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड क्यों है। ठीक है, तो पहले आप यहाँ तक सारा नोट डाउन करिए, फिर उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, देखिए फिक्स्ड ओवरहेड्स जो बजटेड थे ये आप यूनिट बेसिस पे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली है तो ये ओवर एब्जॉर्प्शन था और वेरिएबल में हमारा अंडर था, तो सिंपल सी एक स्टेटमेंट बनानी है, कुछ भी इसमें नहीं है। प्रॉफिट रिकंसिलेशन की बात करें तो ये प्रॉफिट्स का डिफरेंस है 45,000, यस और नो। और अगर आप देखें कि ये जो प्रॉफिट का डिफरेंस आ रहा है बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट को
क्या माना है, पीरियड कॉस्ट माना है, ठीक है। जबकि हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको पर यूनिट बेसिस पे माना है, यस और नो। तो जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, कितना है क्लोजिंग स्टॉक, 2500 यूनिट्स, ठीक है। अब क्योंकि वो अभी आपका बिका नहीं, तो वो 2500 यूनिट्स क्योंकि आपके बिके नहीं, तो उस पर 18 रुपये के हिसाब से अगर आप देखें तो वो 45,000 का डिफरेंस इस वजह से आपका आ रहा है। देखो यार, ड्यू टू फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड बीइंग इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नॉट इन मार्जिनल कॉस्टिंग। अब देखिए सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ अगर आप ध्यान से देखें यहाँ क्लोजिंग स्टॉक का जो सब कुछ छोड़ो, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 207083 और यहाँ देखो कितने का है 252083, दिख रहा है आपको 252 और यहाँ 207। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन का, सब कुछ छोड़ो आप, वही आपका प्रॉफिट इन में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। समझ में आई बात, श्योर। और ये सिर्फ स्टॉक वैल्यूएशन की वजह से ही फंडामेंटली डिफरेंस आता है, क्लियर। अब ये वाला जो रीज़न है वो लिख लीजिएगा, सब कुछ छोड़िए, ठीक है। ड्यू टू वेरिएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड ओनली वेरिएबल कॉस्ट इन मार्जिनल कॉस्टिंग, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 45,000 इन प्रॉफिट्स।